Hello students, hope you all are well. Welcome to the Duty Society online classes for 9th entrance. ठीक, तो आज हम बात करेंगे कि क्या 9th एंट्रेंस का क्या सिलेबस है, किस तरह से उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे हमारा 9th एंट्रेंस का पेपर जो है वो आसानी से निकल सके। ठीक है, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पहले रिटेन टेस्ट होता है, उसके बाद जब हम बात करते हैं तो फिर इंटरव्यू आता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि एएमयू में टोटल सीट्स जो 9th की हैं वो किस तरह से डिवाइड की गई हैं, या अप्रॉक्स कितनी सीट्स हैं, कितनी बॉयज़ की सीट्स हैं और कितनी गर्ल्स की सीट हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि टोटल मार्क्स की, तो अगर मैं बात करता हूं रिटेन टेस्ट, तो एएमयू में जो रिटेन टेस्ट होता है वो टोटल 85 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब ये 85 मार्क्स डिवाइड होते हैं 3 पार्ट में। पहला वाला जो पार्ट है उसको हमने बोलते हैं मैथमेटिक्स, और जो दूसरा वाला है वो साइंस हो गया, और जो तीसरा पार्ट है वो कौन सा, लैंग्वेज वाला। ठीक है, अब अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 30 क्वेश्चंस होते हैं, और जो हर एक क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं जो मैथ में है वो कितने क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चन। इसी तरह से अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में भी हमारे पास 30 क्वेश्चंस होंगे। अब ये 30 क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं फर्दर ब्रांच में। कौन कौन सी ब्रांच में? फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। ठीक है, अब इस 30 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 30 में से 12 क्वेश्चन जो होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, बायोलॉजी को। इसके अलावा जो 9 और 9 जो क्वेश्चंस होंगे वो किसको बिलोंग करते हैं, फिजिक्स को और केमिस्ट्री को। बात समझ में आ रही है ना कि मैथ के 30 क्वेश्चंस हुए और साइंस के भी 30 क्वेश्चंस हुए। 30 क्वेश्चन फर्दर डिवाइड किस किस में हो रहे हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं, 12। इसके अलावा केमिस्ट्री के 9 क्वेश्चन हो गए और फिजिक्स के भी 9 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी, लैंग्वेज की। लैंग्वेज का जो होता है वो 85 में से 25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज के होते हैं। अब लैंग्वेज क्या क्या, उसमें आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और उर्दू हो गया। ठीक है, अब इंग्लिश के जो होते हैं वो 9 क्वेश्चन होते हैं, और हिंदी के आपके 8 क्वेश्चन हुए, और उर्दू के आपको 8 क्वेश्चन हुए। एक और बात याद रखना कि आपको लैंग्वेज में 40% लाना कंपलसरी है। ठीक है, आपको हर एक लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे वो आपका उर्दू हो, आपको उसमें 40% लाना कंपलसरी है। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, अगर मैं इसके अलावा बात करता हूं कि सबसे पहले तो आपका टोटल मार्क्स जो है वो 85 का रिटेन एग्जाम होता है। अब 85 जब आपको लोग रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपको उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू जो होता है वो आपका 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो टोटल जो आपका पेपर बिल्कुल फाइनल हो जाता है वो कितने का हो जाता है, 100 का। जो आपकी रैंक बनती है, मतलब जो एएमयू में 9th एंट्रेंस की रैंक आती है ना, वो किस में से आती है, वो हमेशा 100 में से आती है। तो जितने अच्छे आप रिटेन टेस्ट में नंबर लेके आओगे उतना ही आपको फायदा रहेगा, क्योंकि अगर आप रिटेन टेस्ट में बिल्कुल बाउंड्री पे सेलेक्ट हो जाते हो, और बाउंड्री पे सेलेक्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू भी अच्छा होता है, तो आपका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हो सकता है कि आपकी जो रैंक हो वो कम रैंक है। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छा करना है, तो अच्छा, अगर अच्छी रैंक लानी है, जैसे 1st to 10 रैंक लानी है, तो आपको लिए उसके लिए आपको अपना रिटेन टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि हर साल जो मेरिट है वो हाई जाती रहती है। अगर मैं 2019 की बात करता हूं कि 2019 में अप्रॉक्स 18,000 स्टूडेंट ने 9th एंट्रेंस का टेस्ट दिया था, और जहां आपको पता है कि एएमयू में अगर मैं बात करता हूं टोटल सीट्स की, तो एएमयू में फाइनल टोटल सीट अप्रॉक्स, अगर मैं अप्रॉक्स बात करता हूं तो 420 सीट्स है। तो आप सोचो कि 18,000 में से 420 सीट्स बस, मतलब इंट्रेंस बहुत मुश्किल इंट्रेंस है। आपको अच्छे से उसमें मेहनत करनी है, आपको भीड़ में ना सबसे अलग दिखना है। ठीक है, अगर कोई बंदा या कोई बंदी अगर 5 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करता है, तो अगर आपको इन 420 सीट्स को क्वालिफाई करना है, आपको ये बोलना है कि इसमें मेरी एक सीट पक्का है, तो उन 5 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होगा। उस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना होगा उसको 1 मिनट में सॉल्व करना होगा। बात समझ में आ रही है। तो हर साल बढ़ते जाते हैं, लोग बढ़ते जाते हैं। अभी 2019 में 18,000 था, हो सकता है 2020 में और ज़्यादा हो जाए, और आपका लेकिन सीट नहीं बढ़ती है, सीट इतनी फीट है 420। अच्छा,
इस 420 में अगर मैं बात करूं बॉयज़ की, तो बॉयज़ की जो सीट्स हैं वो 240 हैं, और अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं तो गर्ल्स की जो सीट है वो आपका 180 सीट्स। ठीक है, तो जो 240 सीट्स हैं वो बॉयज़ की हैं और जो 180 सीट्स हैं वो गर्ल्स की हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज़, एक और मन में बहुत सवाल आता है कि जब भी एंट्रेंस की बात करते हैं कि कौन सी बुक पढ़ी जाए जिससे हमारा एंट्रेंस आसानी से निकल जाए। हम बड़े लोगों से बोलते हैं कि भैया हमें बड़ी बड़ी मुश्किल बुकें बता दो ताकि हम इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लें, क्योंकि अगर आपने इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लिया, 9th एंट्रेंस को, तो जब तक आप AMU में पढ़ते रहोगे आपके पास इंटर्नशिप रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर खुदा ना खास्ता हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है 9th एंट्रेंस में, तो हम लोग फिर 11th एंट्रेंस देंगे। अब 11th एंट्रेंस 9th एंट्रेंस से मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, लेकिन जब हम 11th एंट्रेंस की बात करते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसलिए कोशिश कर देंगे कि इसी 9th एंट्रेंस में हम इंटरनल हो जाएं और पूरे जब तक AMU पढ़ते रहें तो इंटर्नशिप हमारे साथ रहे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कौन सी बुक पढ़ी जाए कि जो बेस्ट बुक हो ताकि हम अपना एंट्रेंस क्वालिफाई कर सके। तो हम बोलते भी कि सबसे बेस्ट बुक जो है वो NCERT है। NCERT से मैं ये बोल सकता हूँ लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को देख के कि 90 से 95% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ NCERT से बिलोंग करते हैं। 90 से 95% आप इसको देखना भी, आप लास्ट 10 ईयर के पेपर को मिला के देखना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 90 से 95% NCERT से बिलोंग करेंगे। अब NCERT से आते कहाँ से? अगर मैं अपने मैथ की बात करूं तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आते कहाँ से? ट्राई दीज से क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा बीच बीच जब आप चैप्टर ओपन करते हो तो बीच बीच में इस तरह से एक बॉक्स बना होता है या इस तरह से कुछ इसके अंदर चीजें लिखी होती हैं। AMU वाला उसी में से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब बचा हुआ 5 या 10%। ठीक है, अब ये 5 और 10% आता कहां से? दो जगह से आता है। पहली चीज बेसिक, क्या आप कितना बेसिक जानते हो। दूसरी चीज, क्या आप उसके बारे में कितना डेप्थ जानते हो। जैसे अगर मैं बात करूं स्क्वायर, आपने स्क्वायर पढ़ा, लेकिन आप क्या उसकी डेप्थ नॉलेज है कि आप ये जानते हो कि अगर मैं स्क्वायर के साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं तो मुझे स्क्वायर मिलेगा। ये उसकी डेप्थ नॉलेज हो गई। मतलब 5 to 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं या तो जो बिलोंग करते हैं आपको किसको, बेसिक से बिलोंग करते हैं या थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज पे बिलोंग करते हैं। लेकिन आप सोचो कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका 90 से 95% मार्क्स का पेपर तो वैसे ही हो गया, और थोड़ी सी और मेहनत कर ली तो आपका क्या हो जाएगा? 5 to 10% आप कर सकते हो। और आप अगर मैं बोलूं तो आप 85 में से 85 भी ला सकते हो बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मेरिट हाई जाती रहती है, हाई जाती रहेगी। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 65 अबव जो है वो बॉयज़ की थी आउट ऑफ 85, और आप मान लो कि 60 जो रहती है, 60 अबव वो गर्ल्स की रहती है। तो अब अगर जब 2020 का पेपर आएगा तो ये और बढ़ जाएगा। हो सकता है कि 70 हो जाएगा बॉयज़ का, हो सकता है कि 65 हो जाए किसका? गर्ल्स का, क्योंकि लोग बढ़ते जाएंगे लेकिन सीट जो है वो आपकी बढ़ेगी नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो ये सब तो पूरा ओवरव्यू हुआ 9th एंट्रेंस का। अगर मैं अपने ही सिलेबस की बात करूं कि जो मेरा सिलेबस मैथमेटिक्स है उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे या कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ते चलेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, उस सारी चीज़ों को हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो मैथ में टोटल क्वेश्चन आते हैं वो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस 30 में से 20 या 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैथमेटिक्स की बुक्स NCERT से बिलोंग करते हैं। कौन सी क्लास के NCERT? 8th क्लास की NCERT से बिलोंग करेंगे। और जो 5 to 10 क्वेश्चन होंगे हो सकता है वो 7th क्लास से बिलोंग कर रहे हो या आपका 9th क्लास से भी बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल चैप्टर की तो 9th एंट्रेंस के लिए टोटल चैप्टर 16 है, लेकिन 16 चैप्टर पढ़ते नहीं हैं। जो हमें पढ़ने हैं वो 14 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है,
अगर आप ये सोचो कि ये चैप्टर बहुत आसान है, मैं इसको छोड़ सकता हूँ, तो ये नहीं है, क्योंकि AMU वाला मैं आपको बताता हूँ 2019 में अगर मैं 8th रेगुलर की बात करता हूँ तो 8th में एक बहुत आसान चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। एक इंट्रोडक्शन टू ग्राफ है, या इसके अलावा प्लेइंग विद नंबर है। AMU वाले ने 2019 में इंट्रोडक्शन टू ग्राफ से 3 क्वेश्चन पूछे और 2018 में प्लेइंग विद नंबर से 3 क्वेश्चन पूछे। मतलब आप किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हो, आपको हर एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। टोटल 16 चैप्टर है। अगर मैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और सॉलिड शेप को छोड़ दूं तो मेरे पास टोटल जो चैप्टर बचेंगे वो कितने बचेंगे? 14 चैप्टर बचेंगे। ठीक है, अब हम उसको किस तरह से पढ़ेंगे? तो हम स्टार्ट करेंगे अपना कहाँ से? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिनका यूज हर एक चैप्टर में होगा। मतलब आप देखोगे जब आप रेशनल नंबर पढ़ोगे तो कहीं कहीं आपको रूट भी निकालना होगा, तो चाहे वो स्क्वायर रूट हो चाहे वो क्यूब रूट हो। इसका मतलब कि हमें जो शुरुआत करेंगे हम यहीं से करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इसके अलावा जो तीसरा यूनिट होगा, या तीसरा मैं बात करूं, तीसरा यूनिट हम अलजेब्रा लेके चलेंगे। अलजेब्रा में 3 चैप्टर हमारे सिलेबस में। पहला चैप्टर जो होगा उसका नाम होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। जो दूसरा चैप्टर होगा वो फैक्टराइजेशन होगा, और जो तीसरा चैप्टर होगा वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा। ठीक है, तो दूसरा जो हम अलजेब्रा लेके चलेंगे जहाँ पे ये 3 चैप्टर हम पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसके अलावा चौथा जो लेंगे नंबर सिस्टम, जो आपने सुना एक ब्रांच होता है, उसका एक पार्ट है। रेशनल नंबर जो हमारे सिलेबस में है इसको देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं फिर बात करता हूँ तो एक और ब्रांच है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के भी 2 चैप्टर हमारे सिलेबस में। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, और जो सेकंड है वो मेंसुरेशन लेके चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ आसान से चैप्टर लेते हैं। जैसे एक चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, अच्छा इस डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का लेके चलेंगे। और जो एक्स्ट्रा चीज है, जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको भी साथ साथ लेके चलेंगे, किसमें? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में टाइम एंड वर्क तक पढ़ेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा प्लेइंग विद नंबर, नंबर के साथ खेलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो आएगा हमारा लास्ट वो एक्सपोनेंट एंड पावर्स होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट एक्सपोनेंट पावर। ठीक है, हम साथ साथ हर एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे और जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे वहां तक क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बोला है कि वो 90 से लेकर 95% तो हम कवर करते चलेंगे, लेकिन हमें साथ साथ वो 5 से लेकर 10% वाला भी कवर करना है, ताकि पूरे इस 30 में से 30 आ जाए। ठीक है, उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ साथ करते चलेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद दानिश और मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। देखो, अगर 9th एंट्रेंस की हम बात करेंगे तो 9th एंट्रेंस में जो फिज़िक्स है, तो आपका जो सिलेबस है यहाँ मैंने लिखा है बोर्ड पर, इसमें 7 चैप्टर्स हैं। और इन 7 चैप्टर्स में मैं आपसे कहूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो कंपटीशन के लिहाज से सारे ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक, एक चैप्टर हम शुरू करते हैं यहाँ से और यहाँ इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे। इसमें पहला जो हमारा चैप्टर है वो फोर्स एंड प्रेशर, दूसरा फ्रिक्शन, तीसरा साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर सम नेचुरल फिनोमिना जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, लाइटली एकदम बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। ठीक,
उसके बाद लाइट, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर आर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। अब ये जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर है, इसको बच्चे बहुत सीरियसली नहीं लेते। क्यों? क्योंकि लगता नहीं फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में दे रखा है तो पढ़ाना भी पड़ेगा, है ना। फिर क्या होगा, ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में दे रखा है तो हम पढ़ाएंगे। फिर क्या होगा, फिर हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा काम में आएगा। क्या काम में आएगा एक्सपीरियंस? ये काम में आएगा बेटा कि टू दी पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं सर कि जो 95 या 90% जो आपका जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी से आते हैं। अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो देखो बेटा, फिज़िक्स में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। एक आध कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो यार उसके लिए मैं 9th और उसके लिए पूरा 10th पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं। बच्चे को क्या लगता है? बच्चे को लगता है ये एनसीईआरटी जो बुक है मेरी, ये बिल्कुल बेकार है, इसको रख दो अलग, ये उठाओ वो उठाओ, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये पैकेज वो पैकेज। नहीं, ये मेन है आपका, ये हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है आपको, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से। एक आध क्वेश्चन बाहर से आ जाए यार, जैसे लास्ट ईयर पूछ लिया था, तो अब एक आध क्वेश्चन के लिए पूरा यहाँ वहाँ तो नहीं मारना है सर मुझे, ठीक। लेकिन उसके अलावा भी जो बहुत से बच्चे होते हैं पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि यार सिर्फ एनसीईआरटी से हमारी भूख नहीं मिट रही है, तो उनके लिए इंशाल्लाह यहाँ पर हर चैप्टर में हम लोग जो थोड़ा एक्स्ट्रा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि अगर थोड़ा सा भी बाहर से कहीं से आ जाए, वैसे नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ पेपर आसान आता है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक बात हमेशा याद रखना, जिन पेपर्स में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी पेपर आसान आएगा, ठीक है। तो इसका पेपर भी आसान आता है। आसान आने का मतलब कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो ऐसे होंगे जो एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन है वो उठ करके चले आते हैं। तो हमें पढ़ना तो है, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको एनसीईआरटी बता दिया, हो सकता है बहुत से बच्चे जाके एनसीईआरटी का रट्टा मारने लग जाए, लेकिन एनसीईआरटी में भी क्या पूछा जाएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। यही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो हम यहाँ पर 1 बाय 1 अपने चैप्टर को डिस्कस करते रहेंगे, हम ये भी बताते चलेंगे आपको कि किस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से एंट्रेंस के दौरान। थैंक यू वेरी मच। Greetings, welcome and Khushamadi to everyone. You are back again on the portal of Duty Society online classes. आप सभी मेरे चेहरे से वाकिफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी टीचर जितने भी आपके साथ जुड़े हुए हैं आप उनके चेहरों से भी वाकिफ़ हैं, जिन लोगों ने मेहनत और मशक्क़त करके आप लोगों को तैयार किया है और एंट्रेंस निकालने के काबिल बनाया है अंडर द सुपरविजन ऑफ द ड्यूटी सोसाइटी कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। अब बेटा देखिए, हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने बारे में, फिर कुछ और डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई एम सैयद नसर, अ फैकल्टी ऑफ ड्यूटी सोसाइटी, will be nurturing you and mentoring you for this session's chemistry and biology chapters so that you can clear your 9th entrance exam। तो हम अगर शुरुआत करते हैं बेटा केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री में हमारे पास ये 5 चैप्टर्स हैं। इन सभी के नामों से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ है क्योंकि आपने इन चीज़ों को 8th रेगुलर में ऑलरेडी पढ़ा है। दूसरा जो बायोलॉजी का पोर्शन आई विल बी कंटिन्यूइंग फॉर यू, उसमें ये 6 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स के नाम भी आप लोग पढ़ चुके हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा इन चैप्टर्स के अंदर के कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको ज़्यादा तवज्जो दे के पढ़नी है, जिनका रिलेशन आपके 7th क्लास या 6th क्लास से नहीं था, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें बेटा, तो केमिस्ट्री में हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कंबशन एंड फ्लेम, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप फ्रेशली पढ़ रहे हैं, जिनका प्रीवियस क्लासेस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब इनमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स देने हैं टू मेक देम अंडरस्टैंड। केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी हैं, जिनको आप यहाँ पे जानेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। कंबशन एंड फ्लेम में आप कई सारी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आग कैसे लगती है, आग बुझाई कैसे जाती है, जो आप जगहों जगहों पे देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर की लाल रंग की बोतलें टंगी रहती हैं, तो वो कैसे बनती हैं, क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको कंबशन एंड फ्लेम में जानने को मिलेगा। तेल जिससे गाड़ियाँ, बाइकें चलती हैं, आपके बड़े बड़े इंजन चलते हैं,
उसके बारे में आप जानेंगे कोल एंड पेट्रोलियम में। कपड़ा जो हम पहनते हैं, जो फैशन हम करते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा सिंथेटिक फाइबर से। और गाड़ियाँ, स्कूटी और बाइक चला चला करके जो हम इस प्लैनेट को रहने लायक नहीं छोड़ रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के अंदर। एज सिंपल एज दैट। कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बहुत इजी गोइंग सिलेबस है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आप बड़े आराम से केमिस्ट्री के अंदर फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हर साल बच्चे करते चले आ रहे हैं विद द गाइडेंस ऑफ ड्यूटी सोसाइटी इन अलीगढ़। अब हम आते हैं आपके बायोलॉजी की तरफ। थोड़ी सी तवज्जो बायोलॉजी पे भी देते हैं बेटा। ये आपके मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, ये उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में किताब में दे रखे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर की या थोड़े से डेप्थ चैप्टर की बात करूँ तो वो है आपका रिप्रोडक्शन और दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप जानेंगे बीमारियां, और बीमारियां किस वजह से होती हैं, उनके एजेंट्स के बारे में। और आप ये बात समझिए बेटा, बायोलॉजी का बेस होता है कि किस चीज़ से कौन सी बीमारी हो रही है और किस चीज़ से कौन सी बीमारी नहीं हो रही है, या उनको हम अदर चीज़ों में इस्तेमाल करके कुछ बना करके फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। रिप्रोडक्शन और एडोलेसेंस तकरीबन जुड़े हुए चैप्टर्स हैं, क्योंकि इसमें आप हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, साइक्लिक इवेंट्स के बारे में जानेंगे, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। इन चीज़ों को आप स्टडी करेंगे इन दो चैप्टर में। सेल एज यूजुअल, इसका रिलेटेड पोर्शन आप पहले छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, इसके टॉपिक को आप थोड़ा सा पहले जान चुके हैं, तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। खेती कैसे करनी है, फसल कैसे उगानी है, अगर हम ये जानना चाहें, कल को हम किसान बनना चाहें, तो हमारे लिए क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज में हमको क्या पता चल रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें कुदरत में मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें जो मौजूद हैं इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये तो हुआ सब्जेक्चुअल कंटेम्पलेशन आपका, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। हर साल ज़माने से हम पढ़ाते चले आ रहे हैं बेटा, हर साल बच्चे यहाँ पे ड्यूटी सोसाइटी के अंदर इन सब्जेक्ट्स के अंदर फुल ऑन फुल स्कोर अक्वायर करते हैं। तो कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, ये आपके लिए ऐसा है जैसे दोनों हाथों में लड्डू। यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज यू कैन अटेम्प्ट ऑल द 85 क्वेश्चंस इन अ सिंगल टाइम। आपको टेंशन नहीं है कि कुछ करूं या कुछ छोड़ूं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे खाली ये नहीं है बेटा कि टीचर्स आपको सब्जेक्ट में ही ट्रेन करेंगे, यहाँ आपको इसके अलावा किस तरीके से कौन सी बुक को पढ़ना है, कौन से पोर्शन को पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एंट्रेंस का। क्योंकि बेटा एंट्रेंस की तैयारी ऐसे नहीं होती है जैसे आप अब तक स्कूल की तैयारी करते चले आए हैं कि सब पढ़ लेना है, सब याद कर लेना है, हर चीज़ पढ़नी है। तो उतना टाइम भी नहीं होता, और उतना टाइम अगर आप इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ एक सब्जेक्ट में तो बाकी सब्जेक्ट्स का क्या होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए टीचर्स आपको इस चीज़ में भी गाइड करेंगे कि आपको उन सब्जेक्ट्स के बुक्स में से, उन चैप्टर्स में से किन किन चीज़ों पे तवज्जो देनी है। जैसे बिटवीन द बुक्स भी क्वेश्चंस हैं, बिहाइंड द बुक्स भी क्वेश्चन है, पॉइंट्स टू रिमेंबर कैसे लेना है, मैच द कॉलम कैसे लेना है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आने हैं, उन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आपके टीचर्स जो हैं प्रॉपरली इसमें गाइड करेंगे। ड्यूटी सोसाइटी बेटा आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, इट इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड कोचिंग्स ऑफ अलीगढ़ विच हैज़ बीन एम्पेयरिंग रिजल्ट्स फ्रॉम कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। जो टॉपर्स हैं आपके या टॉप 20 में जो नाम आते हैं उसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आपके ड्यूटी सोसाइटी के होंगे। अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं तो आप अगर देखें तो आपको होर्डिंग्स, पोस्टर्स, जो आपने हैंडबिल्स, ये फॉर्म्स, जो प्रॉस्पेक्टस, जो मटेरियल आपको मिला है अब तक आपके रिलेटेड लोगों को, उसमें सबके फ़ोटोज़ बड़े बड़े छपे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल आप लोगों के भी फ़ोटोज़ ऐसी छपने चाहिए हमारे मटेरियल के ऊपर। क्यों? बिकॉज यू आर बीइंग गाइडेड बाय सम ऑफ द एक्सपर्ट्स who have been giving results for 9th entrance in consecutive years. तो ड्यूटी सोसाइटी इज समथिंग जो आपको 9th एंट्रेंस को निकालना ही नहीं बताती, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन चीज़ों को बताती है। नर्वसनेस आपकी दूर कराई जाती है। इस लेवल पे इतने टेस्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा टेस्ट हो जाते हैं कि आपको ये लगता है कि अब वो टेस्ट आपके लिए एकदम
नॉर्मल चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम कई बच्चे आप में से ऐसे हैं जो 9th एंट्रेंस से अपना डेब्यू करते हैं आपके MCQ टाइप टेस्ट में नेशनल लेवल पे। तो ये जो 9th एंट्रेंस जो टेस्ट है एक नेशनल लेवल का टेस्ट है बेटा, तो जिसमें आप में से कई लोग उतर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप लोगों को ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप किस तरीके से इस कंपटीशन को कॉन्कर कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। क्यों? क्योंकि दिस टीम ऑफ ड्यूटी सोसाइटी under the guidance of the experts and mentors have been providing results. More than 50% selections annually nearly goes from the duty society in the written examination that you have to write this year, next year and every year. अब अगर मैं बात करूं कि सर हम कैसे इन चीज़ों को कवर अप करेंगे, तो बेटा उसके लिए आपके टेस्ट भी कराए जाएंगे, उसके लिए आपको स्टडी पैकेज मटेरियल भी दिया जाएगा, शीट्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी रिलेटेड सब्जेक्ट्स की, जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा एज टॉपिक हैं जिसके बारे में टीचर्स ने आपके डिस्कस किया, उससे रिलेटेड शीट्स या एडिशनल क्वेश्चंस जो आपके मेंटल एबिलिटी के नाम से आपके पैकेज में जुड़े हुए हैं। मोर देन 200 क्वेश्चंस आपको उसमें केमिस्ट्री में मिलेंगे, मोर देन 100 क्वेश्चंस उसमें आपको जो है क्या नाम है बायोलॉजी में मिलेंगे, मोर देन 100 आपको फिजिक्स में मिलेंगे, मोर देन 100 आपको मैथमेटिक्स के अंदर मिलेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको पूरे तौर पे तैयार कर रहे हैं। आपका जो पैकेज आप देखेंगे जो प्रोवाइड होगा यहाँ से, दैट इज एक्सक्लूसिवली डिजाइंड फॉर 9th एंट्रेंस। वो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इस्तेमाल करें, वो इतना टारगेट बेस्ड प्रिपेयर किया गया है अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स कि आप उसको प्रॉपर्ली अगर आप कर लेते हैं तो योर सिलेक्शन इज गोइंग टू बी डेफिनेटिव। आपके पास जब वो पैकेज पहुंचेगा, जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें मेंटल एबिलिटी के हेडिंग के साथ पैकेज के अंदर आपको रिस्पेक्टिव अदर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपको कॉमन रिफ्रेशर में देखने को नहीं मिलेंगे, रिफ्रेशर्स में नहीं मिलेंगे। रिफ्रेशर्स में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं सिलेबस रिलेटेड, कि उसमें कुछ चीज़ें इधर की दे दी, कुछ उधर की दे दी, लेकिन ये जो मटेरियल है इसमें सारी चीज़ें वही मौजूद हैं जो आपको 9th एंट्रेंस को क्लियर कराएंगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तैयारी के लिए बेस्ट ऑप्शन है दैट वी गो फॉर द MCQ। ऐसे प्राइसेस के अंदर ये कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बेटा दैट यू कैन नॉट इमेजिन। ऐसे प्राइसेस के अंदर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं आपके घर में बैठे बैठे ऑनलाइन पोर्टल पे, कि आप चाहे कश्मीर में हो या आप कन्याकुमारी में हो, आप उसी तरीके से तैयार करेंगे जैसा बच्चा हमसे यहाँ क्लास में आकर के तैयारी कर रहा है। कोई डिफरेंस नहीं है। एंड इन अ प्राइस दैट इज वेरी फीजिबल, मोर अफोर्डेबल, दैट यू कैन गो विद इट इजीली। कोई दिक्कत नहीं आनी है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, subscribe yourself, get yourself enrolled with the Duty Society online classes, pack your seat belts बांधें अपनी, क्योंकि जहाज आपका 9th एंट्रेंस का उड़ने जा रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जहाज जब लैंड करेगा तो आप सभी लोग जो है अपने मकाम तक पहुंच चुके होंगे, जो कि क्या होगा, AMU स्कूल्स के अंदर आपके एडमिशंस। So remember it, you can do it and you will do it under the guidance of one of the most reputed coaching institution in Aligarh, that is Duty Society, with a price that is unimaginable. So stay tuned, wait for the upcoming lectures, get yourself subscribed, get yourself registered, have trust on your teachers and make your name for the future. Thank you very much.